स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसमें हम आज एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें 7th नंबर का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। तो इसके हेडिंग में लिखा हुआ है एवरेज आइसोटोपिक मास। ऐसा क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स भी हैं, तो उसका कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक मास नहीं आ सकता, तो उसका हम क्या लेते हैं, फिर एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमने एक एलिमेंट लिया है X, जिसका एटॉमिक नंबर जो है Z है और एटॉमिक मास M है। इसके 3 आइसोटोप हैं, ZXM1, ZXM2, ZXM3। और आपको पता है आइसोटोप में जो नंबर होता है वो सेम होता है और जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ M1, M2 एंड M3 मैंने ले लिया है। परसेंटेज अबेंडेंस का मतलब होता है कि जो आइसोटोप है कितने परसेंटेज में नेचर में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो XM1 वाला जो है आइसोटोप, उसका परसेंट अबेंडेंस है X1, इसका है X2 एंड इसका है X3। और ये परसेंटेज अबेंडेंस का हमेशा सम कितना आएगा? हमेशा 100 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेस है सब कुछ। तो फार्मूला जो है एवरेज एटॉमिक मास का वो है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3। और X1 प्लस X2 प्लस X3 की जगह हम 100 भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और उनका परसेंट अबेंडेंस जो है वो है 75% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो वेरी सिंपल, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या फॉर्मूला होगा? A1X1 या फिर M1X1 प्लस M2X2, दो ही हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय X1 प्लस X2। तो M1 35, X1 कितना हो जाएगा? 75 प्लस M2 37 एंड X2 इज़ 25, और डिवाइड बाय 75 प्लस 25 इज़ 100। और अगर ये डिवाइड में अपन कुछ और प्लस भी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ही 100 लिख सकते हैं। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 35.5। और आपको पता है क्लोरीन का मास 35.5 ही होता है। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक एलिमेंट ए है जिसके 3 आइसोटोप हैं, A24, A28, A30। अब यहाँ Z नहीं लिखा है क्योंकि Z तो सेम ही होगा। ओके, इफ़ परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ A24 का जो परसेंट अबेंडेंस है वो क्या है? 50%। तो हमसे बाकी दो का परसेंट अबेंडेंस पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इसका एवरेज एटॉमिक मास, हाँ, इसका एवरेज एटॉमिक मास देना चाहिए था। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 26.8। ओके, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो बस फार्मूला लगाना है हमें। फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास 26.8 इक्वल्स टू M1 24, उसका परसेंटेज हमें पता है कितना? 50, लेकिन बाकी दो का नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 100। तो बाकी दो का सम कितना होगा? 50। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक का कुछ परसेंटेज X या B जो भी है मैं मान लेता हूँ। तो जो 28 वाला है उसका मैं परसेंटेज मान लेता हूँ B, और जो दूसरा 30 बचा उसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 50 माइनस B, और डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट B की वैल्यू आएगी 10, मतलब कि 10%, एंड दूसरा वाला 50 माइनस B मतलब कि 40%। तो जो 28 वाला आइसोटोप था उसका परसेंट अबेंडेंस कितना आ गया? 10%। और जो 30 वाला आइसोटोप था उसका परसेंट अबेंडेंस कितना आ गया? 40%। और आप देख रहे हो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ये आंसर अपने सही है। ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे स्टूडेंट, हमारा 8th जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मॉडल्स।
मैंने शुरुआत में बताया था कि एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए, ठीक है। तो वही हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। इसमें फर्स्ट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, देखो, प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, ये भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और वो एटम स्फेरिकल शेप में होता है और सॉलिड होता है, डेंस होता है, सॉलिड डेंस स्फेयर है, ठीक है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में सीड, वाटरमेलन के सीड देखे हैं आपने। तो पहला जो यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है वाटरमेलन मॉडल, वो तो यहाँ से स्पेसिफाई हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटरमेलन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट जो हमारा लाइन लिखी हुई है या फर्स्ट जो पैरा लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो थॉमसन ने मॉडल दिया उसमें जो एटम था वो सॉलिड डेंस स्फेयर था, सॉलिड डेंस स्फेयर। और ये सॉलिड डेंस स्फेयर किससे बना हुआ था? पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ था। तो मैं स्फेयर को यहाँ पे 2D में नहीं बता सकता हूँ, तो मैं एज ए सर्कल बना के बताऊँगा इसको, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मैं रेड कलर से ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पे भी इस तरीके से होंगे, ओके, समझ में आया? तो थॉमसन के हिसाब से जो एटम था वो इस तरीके का था। तो आपको पता है वाटरमेलन देखा होगा आपने, वाटरमेलन को काटते हैं तो ऐसे कुछ बीज होते हैं बीच में, तो ये सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। और दूसरा है प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग आपने देखी होगी, वो जो मोनाको बिस्कुट आते हैं उसके ऊपर इस तरीके से छेद होते हैं और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ चीज़ रख के खाते हैं, तो वो भी सेम टू सेम इस तरीके का दिख रहा है, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन के हिसाब से जो एटम था वो किस तरीके का होता है? वो सॉलिड डेंस स्फेयर होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चार अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। और दूसरा पॉइंट इसका था कि जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो इक्वल नंबर में होते हैं, ताकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। फर्स्टली ऐसा बोला गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम, ठीक है। डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स क्या थे जिससे ये थ्योरी फेल हो गई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें जो एटम के बारे में पता है वो इस तरीके का होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो ये आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी और वो फेल होती गई। वो फेल क्यों हुई? जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज नॉट क्लियर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन जो थी वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोटॉन जो है अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं, तो उनकी पोजीशन जो थी वो क्लियर नहीं होती। क्योंकि जो असल में जो एटम होता है उसमें जो प्रोटॉन होता है वो तो सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो इन्होंने तो ऐसा बताया नहीं। इसके अलावा तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल, तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूट्रॉन था वो यहाँ तो एब्सेंट था, वो उन्होंने बताया ही नहीं कि ऐसा कोई पार्टिकल भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम वॉज डेंस बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इनके हिसाब से जो मॉडल के हिसाब से जो एटम था वो डेंस है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रखे हुए हैं, लेकिन जो असल में एटम होता है ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका बहुत सारा पार्ट क्या है? बहुत सारा पार्ट क्या है इसका? एम्प्टी है, खाली है। तो असल में ऐसा होता है, तो इस चीज़ को ये नहीं समझा पाए। इसके अलावा दिस मॉडल डिडंट टेल अस अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन क्या थे? पोजीशन फिक्स थी उनकी, तो वो तो स्थिर थे, है ना, स्टेबल थे। तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा पाए। इसके अलावा वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं समझा पाए। और इन सब पॉइंट्स को किसने समझा दिया आगे? फिर रुदरफोर्ड ने। तो नेक्स्ट मॉडल हमारा वही है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक नीला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस नीले बॉक्स को हम बोलते हैं पीवी बॉक्स। पीवी प्लम्बर्स का बॉक्स है। ये क्या करता है?
यहाँ पे बीच में इसके रखे होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, पोलोनियम और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यहाँ पे इन्होंने रखा, ठीक है। तो इससे ज़रूरी नहीं कि आगे की तरफ ही, जैसे मैं इस डायग्राम में आपको दिख रहा है आगे की तरफ इस तरीके से जो है रेज़ आपको जाती हुई दिख रही हैं। तो ये रेज़ अल्फ़ा पार्टिकल क्या करता है, एब्जॉर्ब, ये जो पीबी बॉक्स क्या करता है, इससे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं पीछे की तरफ उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और केवल आगे की तरफ इनको भेजता है। और यहाँ पे एक स्लिट लगाई हुई है, इस स्लिट का क्या काम है, ये स्लिट क्या काम आती है, जो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको एकदम सीधे डायरेक्शन में करने के लिए। यहाँ जो पीला सा आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, थिन गोल्ड की फॉइल है, थिन गोल्ड की फॉइल है। इसको भेजते हुए जो अल्फ़ा पार्टिकल से आगे की तरफ जाते हैं और कहाँ पे टकराते हैं, ZNS की स्क्रीन पर। और ZNS की स्क्रीन क्या करती है आपको पता ही है, वो वाइट ग्लो हमें देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे गोल्ड फॉइल पे टकराए, तो गोल्ड फॉइल का मतलब गोल्ड एटम पे टकराए होंगे, ठीक है। तो इसमें से हुआ क्या, इन्होंने 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, ठीक है, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, उनको गोल्ड की फॉइल पे या गोल्ड के एटम पे बम्बारमेंट कराई उसकी। तो उन्होंने देखा क्या कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो तो सीधे निकल गए, जो कि आपको रेड लाइन से दिख रहे होंगे, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जो आपको हरे लाइन से दिख रहा होगा। और बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस आ गया, मतलब थीटा उसका 180 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो था वो 180 डिग्री था, वो अपने पाथ पे वापस आ गया। तो ऐसा जब हो रहा था तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है, वही ऑब्जर्वेशन हमको पढ़ने हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन ये, ऑन बम्बार्डिंग 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड गिव फॉलोइंग कंक्लूजन या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है सीधे निकल गए, जो लाल लाइंस आपको दिख रही थी, ये देखिए यहाँ पे सीधे निकल गए और ZNS की स्क्रीन पे टकराए। तो इससे उन्हें क्या पता चला, इससे उन्हें पता चला कि जो एटम का बहुत सारा पार्ट है वो वैकेंट है। इट शोज़ दैट मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ वैकेंट, ठीक है, इससे ये पता चला। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट एट थीटा एंगल, बहुत ही कम पार्टिकल जो हैं थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे कि आपको हरे लाइन दिख रही है, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो उन्हें इससे क्या पता चला, इससे उन्हें ये पता चला कि इट शोज़ दैट पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो सेम चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो भी क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, हीलियम+2 पार्टिकल्स, या फिर इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जो सेंटर पे है वो भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये सपोज सेंटर पे है और ये अल्फ़ा पार्टिकल है, और अगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसके जो सेंटर पे है वो भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और उसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और यहीं से रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ओके, बी पॉइंट से ये चीज़ हमें समझ में आई। उसके बाद सी पॉइंट में मैंने बोला कि 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल है जो अपने रास्ते पर वापस आ गया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ओनली 1 अल्फ़ा पार्टिकल वर बाउंस बैक एट 180 डिग्री एंगल। ओके, ये क्या बताता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है और सेंटर पे रखा हुआ है इन कंपैरिजन टू किसके, एटम के, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो डेंस है और हैवी है। ऐसा क्यों होता है, आपने कॉलिजन पढ़ा होगा, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे m पार्टिकल है और यहाँ से जो है स्मॉल m पार्टिकल, इस स्मॉल m की वैल्यू जो है कैपिटल M से कम है, अगर ये इससे सीधे टकराता है तो ये अपने रास्ते पर वापस चला जाएगा, क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो इससे जो तीसरा पॉइंट था उससे यही पता चला, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनका मास कम था और जो न्यूक्लियस था उसका मास ज़्यादा था,
तो न्यूक्लियस जो है, इससे ये पता चला न्यूक्लियस डेंस है और हैवी है, क्योंकि ये सेम पार्टिकल थे। और दूसरा, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था? रिपल्शन फोर्स। तो इस तरीके से हमें 3 ऑब्जर्वेशंस मिले रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या इससे क्या एटॉमिक थ्योरी दी, उसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि जो मास है एटम का वो सेंटर्ड पे होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। और न्यूक्लियस में किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम एटम का मास बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन न्यूक्लियस के अराउंड करते रहते हैं और साथ साथ वो लगातार एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, एनर्जी का एमिशन करते रहते हैं। ये दोनों पॉइंट उन्होंने अपने अपने रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में बताए। ओके, इसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के भी कुछ डीमेरिट्स थे। अब क्या डीमेरिट्स थे? जैसे कि इस बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो एनर्जी है वो लगातार एमिट हो रही है। जब किसी पार्टिकल की एनर्जी लगातार एमिट होती है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद तो उसकी एनर्जी पूरी ज़ीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के अराउंड राउंड 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 क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अब उसकी एनर्जी भी लगातार गिरती जा रही है। तो जो एनर्जी लगातार गिरती जा रही है, तो ऐसा करते करते तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जानी चाहिए, और ज़ीरो होते होते वो कहाँ गिर जाना चाहिए? वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है। तो इस चीज़ को जो रुदरफोर्ड है वो नहीं समझा पाए। तो इस फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ड्यू टू कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कंटिन्यूस एमिशन की वजह से, एनर्जी के कंटिन्यूस एमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और साथ साथ न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अट्रैक्शन फोर्स साथ साथ में वहाँ पे बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमता हुआ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइरल पाथ पे घूमता हुआ 10⁻⁸ सेकंड में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो जो एटम है वो ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये 10⁸ सेकंड जो है ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइम ऑफ कोलैप्स ऑफ एटम, मतलब एटम के ख़त्म होने का टाइम है। ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को वो नहीं समझा पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा गिर तो जाना चाहिए, लेकिन गिर क्यों नहीं रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए। तो इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इसके तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हुए, मोशन करते हुए स्पाइरल पाथ पे इसके अंदर गिर जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को वो नहीं समझा पाए। और कंटिन्यूस एनर्जी के एमिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस आना चाहिए। अभी ये स्पेक्ट्रम क्या है इसको हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी केवल समझ लो कि ऐसा कुछ होता है, वो कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा भी रुदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो ये दोनों कमियां थी इसकी वजह से रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी फेल हो गया। ओके, और उसके बाद में बोहर आए जिन्होंने इन दोनों कमियों को पूरे अच्छे से समझा दिया। तो रुदरफोर्ड मॉडल से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम रुदरफोर्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमें एटम की रेडियस के बारे में पता चल गया। एटम की जो रेडियस होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ सॉरी 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एंड न्यूक्लियस उससे छोटा होगा तो 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻13 सेंटीमीटर। और अगर मैं इनका वॉल्यूम का रेशियो लूँ एटम और न्यूक्लियस का, तो एटम और न्यूक्लियस दोनों ही क्या हैं? स्फेयर हैं। और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर ए मतलब एटम का रेडियस का क्यूब, और आर एन मतलब न्यूक्लियस के रेडियस का क्यूब। तो इनको मैं जब डिवाइड करूँगा तो यह आ जाएगा 10⁵ का क्यूब, दैट इज़ 10⁻15। तो इस ऑर्डर का रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस का। ठीक है, चौथा पॉइंट, डी पॉइंट जो है वो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम की रेडियस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है आर एन मतलब न्यूक्लियस की रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट a⁻⁴ वेयर आर नॉट इज़ अ कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है 4/3 × 10⁻15 मीटर होती है।
एंड ए जो है यहाँ पे मास ऑफ एटम होगा। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आर एन इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट की वैल्यू रखते हैं 4/3 इंटू 10⁻15 मीटर, और ए मीन्स मास ऑफ एटम, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, और 27 की पावर 1/3। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻15 मीटर इंटू ये हो गया 3। ठीक है, ये समझ में आ गया 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और आप देख रहे हैं 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद ई पॉइंट है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो 10⁻17 और 10⁻14 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी की यूनिट्स होती हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स के लिए इसी ऑर्डर का डेंसिटी हम पाई जाती है। ठीक है, एफ पॉइंट है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट थीटा एंगल। उसके लिए एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे n प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। यहाँ पे z जो है वो एटॉमिक नंबर है और थीटा जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, वो जो आपने देखा था इस तरीके से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहे थे वो थीटा है। तो इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स हमें मिलेंगे उसको नंबर को निकालने के लिए ये रिलेशन दिया जाता है। उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि ये कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 224 अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं डिफ्लेक्ट होते हैं 180 डिग्री एंगल पे। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि डिफ्लेक्ट हों 60 डिग्री पे। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है 224 पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कितने 180 डिग्री एंगल पे। तो z नहीं दे रखा, तो z को हम वैसे ही रख देते हैं z स्क्वायर अपॉन साइन 180/2 मीन्स साइन 90 की पावर 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद हमें दे रखा है 60 डिग्री एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो उसको मैं मान लेता हूँ n प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, z नहीं दे रखा है, डिवाइड बाय साइन 60/2 मीन्स साइन 30 की पावर 4। हमें पता है कि साइन 30 जो होता है वो होता है कितना 1/2। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं अपन सेकंड और क्या कर देते हैं 1/2, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 224 डिवाइड बाय n, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा दोनों जगह, और वो भी क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ z स्क्वायर अपॉन साइन 90 1 की पावर 4 अपॉन z स्क्वायर अपॉन 1/2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 224 डिवाइड बाय n इक्वल्स टू 1/1 इंटू ऊपर चला जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और z स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा 224 इंटू 2 की पावर 4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3584 अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो 2 मॉडल मैंने आज पढ़ा है वो समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।